हमारे परिवार ने हमें पढ़ाया, इस भ्रम में हम थे, और सही भी है, बहुत कुर्बानी देकर के कोई अपने बच्चों को पढ़ा पाया। लेकिन बाद में हमने जब अपने विचार को जाना तो ये कबूल किया कि अगर इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो हम यहां तक कभी नहीं पहुंच पाते। ये रास्ता उन लोगों ने बनाया है। और ठीक बात है कि मंडल कमीशन में भी कुछ कमियां रह गई, एकदम मैं सहमत हूं इस बात से। और वहां पर तो एक सुझाव भी एक सदस्य ने दिया था कि इनको बांट करके कई भागों में तब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए, और आज उसका नुकसान उठ रहा है कि अति पिछड़े समाज में जितनी ये चेतना पहुंचनी चाहिए थी अभी तक नहीं पहुंची है। कितने लोग चौरसिया समाज के, पाल समाज के, निषाद समाज के, राजभर, कुर्मी, कोयरी तो आ गए, अहिर आ गए, लेकिन वो जो अति पिछड़े समाज की इतनी जातियां थी उनमें कितने लोग इंटर पास करते हैं, बीए करते हैं, कितने प्रोफेसर बन पाए, कितने जज और ब्यूरोक्रेट बन पाए, देश को पता ही नहीं। ये हमारी चूक हुई। लेकिन उस समय की एक मंशा थी कि बटेगा तो फिर एकजुटता नहीं बन पाएगी। 1990 का वो दौर याद आता है। ये किताब है बिहार के ऊपर लिखी गई, और मैं इसीलिए कह रहा हूं किताबें जरूर खरीदिए, मंगा कर पढ़िए, उधार लेकर खरीदिए किताबें, और किताबों से गिफ्ट देने का कल्चर बनाइए। इस किताब ने मुझे, मैं इस समय जाति जनगणना पर मेरे पास एक किताब है पुरानी, और आज आप गूगल करके देखिए, इस किताब के पहले और इस किताब के बाद शायद कोई और किताब नहीं आई है। छोटी छोटी कुछ किताबें मिली हैं, जैसे बिहार में जब जाति जनगणना हुई तो एक किताब बिहार के जाति जनगणना पर भी है। एक दो किताबें और हैं जो केवल तथ्यों का संकलन है, वो उस तरह से नहीं लिखी गई हैं कि सामान्य आदमी भी पढ़ ले और समझ ले। 2011 में एक किताब आई, देश के 50% से ज्यादा ओबीसी, और ओबीसी आज इसी बात में उलझ गए कि तुमने हमारा खा लिया कि हमने तुम्हारा खा लिया, और सबका कोई और खा रहा है, उन्हें पता ही नहीं। लेकिन एक बात यह भी मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा, इसमें जिम्मेदारी ज्यादा उन जातियों की है जिनको फायदा मंडल कमीशन से ज्यादा मिला था। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात स्वीकार करके कह रहा हूं, जिन जातियों को मंडल कमीशन से ज्यादा लाभ मिला, नारा लगा था इसी देश में, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम उस नारे को बार बार बदल के कहना चाहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और उसकी उतनी जिम्मेदारी। इसलिए जिम्मेदारी भी हमें निभानी पड़ेगी। भाई ये बात तो समझनी होगी ना। 3 जातियों का संगठन, इसलिए जाति जनगणना पर अगली किताब आने वाली है, और अगली बार जब आपके बीच में आऊंगा तो मैं कहूंगा कि उस किताब को भी खोज कर पढ़िए, और भी लोग जो लिख सकते हैं उनको किताब लिखने के लिए प्रेरित करिए। किताबें हैं ही नहीं, इसीलिए तो नई पीढ़ी को कोई 26-27 साल का प्रधानमंत्री का छोटा भाई आके कहता है पर्ची बना करके, हनुमान जी को और किसको फोन लगाता है, वो देखा आपने, हेलो रावण, ऐसा करने वाला कौन है? प्रधानमंत्री का छोटा भाई है, और वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकाल रहा है, पुलिस उसका साथ देती है। और एक बार जरा संविधान दिवस मनाने के लिए यात्रा निकाल लीजिए बरेली में, आयोजकों को 20 बार फोन आएगा कि ये क्या कर रहे हैं आप, और जो आयोजक हैं वो जानते होंगे कि इस तरह कार्यक्रमों में कितनी मुश्किल होती है। मैं जब ये किताब से गुजर रहा था और जाति जनगणना वाली किताब के लिए खोज रहा था तथ्य, तो इसमें एक बात है जो बरेली में पहली बार आया, तो मैं इसको कहना भी चाहूंगा कि 1890-94 से 1925 तक अगर 1901, 1911 और 1931 में जाति जनगणना न हुई होती तो पिछड़ी दलित जातियों के संगठन ही नहीं बन पाए होते। यादव महासभा, गोप महासभा 1880 से, ये सब इसमें लिखा हुआ है, इसमें तो जातियों के संगठन की पूरी सूची बनी हुई है। तो जब जाति जनगणना से आंकड़े आए तब उन जातियों ने अपने को गोलबंद किया। कुर्मी महासभा बनी, कोयरी महासभा बनी, यादव महासभा बनी, सारी महासभाएं लगभग उसी दौर में पूरे देश में बनती जा रही थी। और यह किताब हमें बताती है कि जब वो महासभा बनी तो एक सवाल कर रही थी, हमारे पास जमीन कितनी, जमीन की बात आप हमारे पूर्व के वक्ता ने कही, चले गए लग रहा है, हाँ, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जमीन का अगर आंकड़ा नहीं आएगा तो हिस्सेदारी का सवाल मजबूत कैसे होगा। इन्होंने इस आंकड़े में बताया कि जब 1901 का जनगणना हुई तो उस जनगणना से पता चला कि इतने बड़े गांवों के इलाके में इतने परसेंट तो जो लोग हैं 3%, 6%, 7%, और जमीन उनके पास 70%, 80%, 90%। उनके घर पे काम कौन कर रहा है, मजदूरी कौन कर रहा है। तो 3 जातियों को मैं नाम ले रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से,
अहिर, कुर्मी, कोयरी। इस इतिहास को मैं यहां बता रहा हूं, आगे वाली किताब में भी लिखूंगा। इन तीनों जातियों में एक चेतना आई कि हम अपने समाज को जागरूक करेंगे, तो जनेऊ पहनने के लिए उन्होंने कहा कि हम जनेऊ पहनेंगे। भाई हम उनसे छोटे किस बात के लिए? और तीनों सभाओं ने अपने नाम में छत्री जोड़ा था, छत्री जोड़ा था। कुर्मी छत्री महासभा, कोयरी छत्री महासभा, और यादवों में भी छत्री। वो तो कहते ही हैं कि हम तो उन्हीं के वंशज हैं। बाद में उत्तर प्रदेश वालों को तब समझ में आया, और बहुत बड़े बड़े लोगों को तब समझ में आया, अगर आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं, खुद भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तब भी अचानक कोई आएगा और आपका घर गंगा जल से धुलवा कर बताएगा कि तुम क्या। अगर आप मंदिर जाओगे तो भी धुलवा करके बताएगा कि तुम उनकी नजर में क्या। तब जाकर के उनको समझ में आया, और ये बात बोली है इस किताब में। लिखा कि जैसे ही जनेऊ पहनने के लिए आंदोलन हुआ 1911 मुरहो में, और रास बिहारी मंडल बीपी मंडल के पिता थे, उन्होंने यादवों को बुलाकर कहा कि यार तुम किससे कम हो, जनेऊ पहनेंगे हम लोग। 4-5 तरफ से घेर करके हजारों की भीड़ आई और आकर के हमला करके बताई कि जनेऊ पहनने का अधिकार तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जनेऊ पहन सकते हो। और 80 लोग ऑफिशियल रिकॉर्ड में इस किताब में है कि मारे गए थे केवल इस गुनाह में कि उन्होंने जनेऊ पहन लिया था। उसके बाद 1912 में कोयरी महासभा का सम्मेलन मिर्जापुर के चुनार में होता है, मार्च 1912 में। और कोयरी महासभा भी कहती है कि ये हम खेत में काम करने वाले किसान लोग, मेहनतकश लोग, हम जनेऊ क्यों नहीं पहनेंगे। और जब उन्होंने जनेऊ, और उसके बाद कुर्मी महासभा 1908 के बाद से अपने हर सम्मेलन में शपथ दिलवाती थी, और ये सारी महासभाएं शपथ दिलवाती थी कि हम ये मरने के बाद ये संस्कार होता है इसमें नहीं जाएंगे, हम जो है इसमें अपने पुजारी और अपने पुरोहित बनाएंगे, हम उनके खेत में गुलामी और बेगारी करने नहीं जाएंगे, और हम किसी से कम नहीं है, हम भी जनेऊ पहनेंगे और पहनाएंगे। सबके ऊपर हमला हुआ था, मारे गए थे लोग। पुराने लोग जो इतिहास जानते हैं, रमाकांत ठाकुर जी बैठे हुए हैं और इन्होंने बहुत शानदार अध्ययन इस पर किया हुआ है। 100 साल बाद जब मैं सोचता हूं तो कहता हूं क्या बदला। आज वही तीनों जातियां, उन्होंने भी कुछ तो गलतियां की। 1933 में एक संगठन बना त्रिवेणी संघ, एक अहिर, एक कुर्मी, एक कोयरी, तीनों ने मिलकर के कहा कि हम सब त्रिवेणी संघ बनाएंगे। और त्रिवेणी संघ का नारा क्या था? जिसमें समता, त्रिवेणी संघ, और फिर आज बाद में अर्जक संघ, महामना राम स्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, ऊंची जात की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। ये नारे बने थे उस समय, हम काम भी करें और अपमान भी सहें। और उस सारी लड़ाई को आगे बढ़ा करके अर्जक संघ वहां संसोपा ने बाधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। तो बाद में जगदेव बाबू के नेतृत्व में नारा आगे बढ़ा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। ये 1960-70 का इतिहास बता रहा हूं, और आपने उसको अपने पर्चे में भी लिखा है इस नारे। अब मैं वर्तमान के कुछ सवाल करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। आज जाति जनगणना नहीं हो पा रही है। सरकार ने कहा है कि हम कराएंगे। जब जाति जनगणना बिहार में हुई, बिहार में जब जाति जनगणना हुई तो देश के जिल्ले इलाही वजीर आजम, उन्होंने कहा कि मेरी नजर में कोई जाति होती ही नहीं, एक जात होती है गरीब और एक जात होती है अमीर। 2024 में भाषण है उनका कि कोई जात होती ही नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भाषण है, जात की बात करने वाले हिंदुओं को बांटते हैं। बिहार, महाराष्ट्र में देश के परिवहन मंत्री हैं, उनका भाषण है, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के। उनके नेताओं के भाषण है, और सब कहते थे जाति जनगणना से समाज टूट जाएगा, बंट जाएगा, बिखर जाएगा, जातिवाद फैल जाएगा। अचानक पुलवामा में हमला, पहलगाम में, देश इंतजार कर रहा है कि देश के ऊपर खतरा, और कैबिनेट की बैठक से आ रहा है प्रस्ताव कि अगली बार हम जाति जनगणना कराएंगे। देश को समझ में नहीं आया था कि ये हो क्या रहा है। जो कह रहा था कि जात होती ही नहीं, वो जाति जनगणना कराने जा रहा है, क्योंकि बिहार का चुनाव आ रहा था।
और उसका परिणाम वहां दिख गया। बाकी चुनाव में SIR ने क्या भूमिका निभाई, वो क्या निभाई, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं अपनी बात को समेट रहा हूं। समझना मेरे बहुजन समाज के लोगों, 90% लोगों, दरअसल हम 90% कहीं होते ही नहीं। सबसे पहले हम अपनी जाति के होते हैं। जाति में थोड़ा बहुत दाएं बाएं हुए तो उससे बगल वाली बड़ी वाली जाति के होते हैं, थोड़ा और दाएं बाएं हुए तो उससे बगल चले जाते हैं, और फिर भूल जाते हैं कि कब आपने किसी दलित को कह दिया ए तुम उधर बैठो, तुम यहाँ कहाँ बैठ गए। 100 साल में यही चूक हो गई हमसे। हमें पता ही नहीं चला कि कौन हमारा मित्र था, कौन हमारा भाई था, और कहाँ हमसे गलती हो गई। हम राजनीति तो करना चाहते हैं, लेकिन जब गाड़ी से उतरते हैं तो अपनी जाति के 5 में से 4 लोगों को लेके घूमते हैं, और बाहर आकर कहते हैं कि सामाजिक न्याय कैसे होगा, क्योंकि हमने नहीं। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं इस मंच को, देखिए ना कितना गुलदस्ता बनाया है, और यही 90% का गुलदस्ता अगर नहीं बनेगा तो हम मनुवाद से कोई लड़ाई लड़के आगे नहीं बढ़ने वाले। जाति जनगणना क्या करेगी? जाति जनगणना किसी अति पिछड़े के खिलाफ कोई टूल नहीं बनने वाली है। जो ये बोल रहा है वो आपको भटका रहा है। कैसे? कि जाति जनगणना में ऑलरेडी आंकड़े आएंगे। बिहार में जाति जनगणना हुई तो जमीन के आंकड़े और आर्थिक आंकड़े आने थे, गठबंधन टूट गया तो क्या होगा? क्योंकि दूसरा खेमा तो पहले से ही तैयार बैठा है। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, और मुझे पता चले कि मेरे अति पिछड़े समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के पास भी कितनी जमीन, कितनी नौकरी और कितना है। उस आखिरी अति पिछड़े समाज के पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी न्याय मिलने का अगर कोई रास्ता है तो वो जाति जनगणना ही देगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। झगड़ा अगर लकड़ी का लकड़ी से हो तो कुल्हाड़ी को वोट नहीं दिया जाता। ये बात हमें गांव-गांव समझाने की जरूरत है। और कुल्हाड़ियों ने जंगल में लकड़ियों को काटने के वक्त भी लकड़ियों को यह समझाया कि तुम हमारा साथ दो, क्योंकि कुल्हाड़ी में की बेट में जो लकड़ी लगी है वो भी तो तुम्हारी जाति की है। इसलिए जब भी चुनाव यूपी बिहार में आएगा तो वो कुल्हाड़ियों की तरफ से भी लकड़ी का बेट आपकी जाति का उछाला जाएगा। लेखपाल भर्ती हुई, 27% आरक्षण, 18% मिला। कौन बोला? समाज में कोई आंदोलन आया? इसलिए बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए बड़ी एकजुटता बनानी होगी, और हमें अपनी कुछ कमियों को स्वीकार करना होगा। जाति जनगणना केवल पिछड़ों की गिनती नहीं, जाति जनगणना में हर एक व्यक्ति की गिनती होनी चाहिए। जाति जनगणना अगर 1901, 1911 और 1931 में नहीं हुई होती तो जातियों की गोलबंदी कभी हो ही नहीं पाती, और जातियों की गोलबंदी नहीं होती तो उनको हिस्सेदारी नहीं होती। वक्त बहुत ज्यादा लेना उचित नहीं है। इसमें एक आंकड़ा दिया हुआ है, जब त्रिवेणी संघ बना था तो चार्ट बना हुआ है, और इस चार्ट में बताया कि 1937 के पहले बिहार में अगर विधानसभा में 100 लोग चुने जाते तो 99 लोग 10% आबादी के हुआ करते थे। 10%, 99%। और उसके बाद 1937 के बाद जब 31 की जनगणना के आधार पर त्रिवेणी संघ और अर्जक संघ बना, समाज में आंदोलन मजबूत हुआ, तो 1945 तक जाते जाते पार्षद वाले चुनावों में 50% तक हिस्सेदारी SC, ST और OBC की बढ़ गई थी। अगर आंकड़े नहीं होंगे तो हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं होगी। इसलिए जाति जनगणना दरअसल एक बड़ी लड़ाई के लिए एक्सरे है बस। जाति जनगणना से कुछ नहीं बदलने वाला। जाति जनगणना से केवल आंकड़े मिलेंगे। आप बीमार होते हो, पहले जाते हो, भी बहुत सारे डॉक्टर साहब लोगों का पोस्टर बैनर बगल में लगा हुआ है, अपने समझ के लोग जुड़े हुए हैं। एक्सरे होगा तो पहचान में आएगा कि माथा में दर्द है, कि किडनी फेल है, कि क्या क्या दिक्कत हुई है। अगर एक्सरे नहीं होगा तो इलाज किस बात का होगा? इसलिए हम ये चाहते हैं कि जाति जनगणना के बिना अति पिछड़े समाज का भला करने के लिए कोई दूसरी पॉलिसी हो तो बताई जाए, और अगर नहीं है तो सब लोग सजग होकर के गांव-गांव जाति जनगणना के लिए जागरूकता पैदा करें। हर व्यक्ति उसको जोड़े। 2011 में जब जाति जनगणना हुई तो जो 3743 जातियां मंडल कमीशन में लिखी थी उसको कई लाख में गिन दिया गया, और कहा गया कि कई लाख जातियां, क्योंकि जातियों और उपजातियों का फर्क मिटा दिया गया, आंकड़े में हेरफेर कर दिया गया, और कहा गया इससे कोई डाटा का इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। जाति जनगणना होगी तो पता चलेगा कि देश के 45 विश्वविद्यालयों में कितने SC, ST, OBC के वाइस चांसलर बैठे हैं। देश में ब्यूरोक्रेसी में 90 लोग अगर हैं देश चलाने वाले, तो केवल 3 OBC हैं। मैं चाहता हूं कि इस देश में ये सवाल अति पिछड़े समाज और पिछड़े समाज के लोग पूछें कि 2012 तक उत्तर प्रदेश में 86 में 56 SDM, 15 में कहां बने थे यादव। आज तक 8 साल सरकार रही है वर्तमान की,
आज तक उन्होंने एक बार आंकड़े दिखाया क्या कि यादवों ने कितना % सीटें 86 में 56 एसडीएम यादव हुए क्या? लेकिन आज भी गांव में चले जाइए तो लोग बोलेंगे कि उस समय तो सब यादव ही ले लेते थे। तो यादवों ने गलती भी की कि उसका जवाब नहीं दिया समय पर, और दूसरे लोगों ने भरोसा कर लिया। भरोसा क्यों ना करें? अगर खाई होगी समाज में तो कोई भी झूठ बोल करके आपको खाई पाटना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। हमें अब नाक छोटी और दिल बड़ा करना होगा।